रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एनवायरमेंटल कंपनसेशन को लेकर। कोर्ट ने पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पर फोकस किया और कहा कि लार्ज कॉरपोरेशंस पर ज्यादा एनवायरमेंटल पेनल्टीज इंपोज किया जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या है, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ और ये क्यों इतना जरूरी प्रिंसिपल है। उसके लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि आप में से जितने भी लोग क्लैट या सीयूएलईटी में अपीयर होने का सोच रहे हैं, उनके लिए दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अदरवाइज आगे जाके ना सिलेबस कंप्लीट करने का बर्डन काफी हैवी हो जाता है। इसके रिगार्डिंग एडमिशंस अभी चालू है और जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कहता है कि जो कोई भी एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा, उसको ठीक करने का जो भी खर्चा आएगा उसे उसी को बेयर करना होगा। इसके रिगार्डिंग प्लेटो ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर कोई जानबूझ के दूसरे के पानी को खराब कर रहा है तो उस केस में सिर्फ नुकसान का भरपाई देने से क्या ही हो जाएगा। तो इसीलिए उसी की जिम्मेदारी है कि वो उस पानी को प्यूरिफाई भी करे। और रिसेंट टाइम्स में ये चीज और ज्यादा पॉपुलर हो रही है कि इफ यू मेक अ मेस, इट इज योर ड्यूटी टू क्लीन इट अप। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये गलती को हाईलाइट नहीं करता, रैदर ये एक क्यूरेटिव अप्रोच है कि जो भी इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है उसको ठीक करना जरूरी है। अब ये प्रिंसिपल ओरिजिनेट कैसे हुआ? तो 1972 की बात है जब इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार इस चीज को मेंशन किया गया। ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस एनवायरमेंटल कंसर्न के इंटरनेशनल एस्पेक्ट को हाईलाइट किया और कहा कि इस प्रिंसिपल को यूज करके पोल्यूशन को रोकने का और उसको कंट्रोल करने के लिए अलग से कॉस्ट एलोकेट करना होगा, ताकि जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है जो एक्चुअल में ना बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास, उसको रैशनल तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट शांति से चल पाए। और इसीलिए इस चीज को पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल बोला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पोल्यूशन के कॉस्ट को बेयर करने में सब्सिडी भी दी जाती है, यानी छूट दी जाती है, लेकिन ओईसीडी ने जोर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलकर यही पीपीपी और स्ट्रॉन्ग हुआ। 1989 में ओईसीडी ने कहा कि ट्रिपल पी से रिलेटेड कॉस्ट में एक्सीडेंटल पोल्यूशन को भी इंक्लूड करना होगा। 1992 के रियो डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल 16 में इस पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को रीअफर्म किया गया। इसके बाद एजेंडा 21 और वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी इस प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया गया। यूरोपियन कम्युनिटी ने भी भली भांति इस प्रिंसिपल को अपनाया है और अब इंडिया भी इस चीज को सीरियसली ले रहा है। अब ट्रिपल पी काम कैसे करता है? तो जब एनवायरनमेंट कॉस्ट का हिसाब लगाया जाता है, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के एनवायरनमेंटल कॉस्ट्स शामिल होते हैं। नंबर वन, जब किसी भी इंडस्ट्री के एसेट्स और सर्विसेज का वैल्यूएशन होता है, तब एनवायरनमेंटल फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। नंबर टू, इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि जो कोई भी पोल्यूशन करेगा या वेस्ट जनरेट करेगा, उसी को उसको फर्दर और पोल्यूशन को रोकने का, उसको अवॉइड करने का और उसको कंप्लीटली रिमूव करने का खर्चा देना होगा। नंबर थ्री, जब कोई भी यूजर किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए पे करेगा, तब वो जो भी प्राइस उसके लिए दे रहा है उसमें सिर्फ उस गुड्स या सर्विस का कॉस्ट नहीं है, बल्कि उसको बनाने में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस या एसेट्स यूज हुआ है, जो भी वेस्ट डिस्पोज हुआ है, वो भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। नंबर फोर, इस तरीके से जब एनवायरमेंटल गोल्स को एक बार एस्टैब्लिश किया जाएगा, तब कॉस्ट बेटर मैनेज होगा, क्योंकि फर्म्स धीरे धीरे फिर अपना टेक्निक डेवलप करने लगेंगे, जिससे वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ने लगी, उसके साथ ही थियरी में कुछ कुछ लूप होल्स भी नजर आने लगा। जैसे कि
आज भी इस चीज को लेकर विवाद है कि आखिर पॉल्यूटर कौन है। लीगल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पॉल्यूटर तो वो है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। अभी ये डेफिनेशन इतना ब्रॉड है कि कई परिस्थितियों में ये स्वीटेबल ही नहीं है। जैसे मान ले एक इंसान ने एक गाड़ी खरीदी, अब उस गाड़ी से हार्मफुल गैस निकल रहा है, तब वो गाड़ी का मालिक डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रहा है। तो बेसिकली इस सिनेरियो में उस गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरर है वो तो इनडायरेक्टली लायबल हो गया। साथ में जो गाड़ी बेच रहा है, जो फ्यूल बेच रहा है, और सरकार जिसने गाड़ी चलाने के लिए रोड्स बनाई हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जो दूसरा दिक्कत है इसमें वो ये है कि बहुत से हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। अब वो जो बना रहे हैं उसमें से अलग से वेस्ट डिस्पोजल का चार्ज पे करने का कैपेसिटी उनके में नहीं है। तीसरी बात, जो छोटे और मीडियम साइज फर्म होते हैं वो भी मेनली होम मार्केट के लिए चीजें बनाते हैं, तो उनके लिए भी उस खर्चे को बेयर कर पाना संभव नहीं। नंबर 4, डेवलपिंग कंट्रीज में जो एक्सपोर्टर्स है वो भी एंड यूजर जो फॉरेन कस्टमर्स है उन पर इस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर पाते क्योंकि डिमांड यहाँ पर इलास्टिक होती है, तो उनके लिए भी एनवायरनमेंट कॉस्ट बेयर करना टफ है। फिफ्थ, डेवलपिंग कंट्रीज जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि वो कॉमन रिसोर्सेस को ही खींच रहे हैं अपने बिजनेस में। अब इस चीज में कौन कितना पोल्यूट कर रहा है इसका हिसाब भला कैसे लगेगा। ऐसे में कुछ हद तक प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनाकर उन पर लायबिलिटी सौंपी जा सकती है, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा। इन सब प्रॉब्लम्स के वजह से पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को लागू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। भले इसको वाइडली प्रमोट किया जाता है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसा मानते हैं कि ये पॉलिसी वेग है। लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रिंसिपल अलग अलग फंक्शंस प्ले करते हैं। जैसे ये डैमेज को रेमेडी करता है, इसके बाद कंपनसेट भी करता है, पोल्यूशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, और कई बार फर्म्स को पोल्यूशन करने से ये प्रिंसिपल रोकता भी है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1996 का एक केस है, इसमें कोर्ट ने यह माना है कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल एक साउंड लीगल प्रिंसिपल है। कोर्ट ने कहा कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी प्रिंसिपल्स बन रहे हैं वो सिंपल, प्रैक्टिकल और ऐसा होना चाहिए जो देश को सूट करे। इस केस में बहुत से प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व थे जो केमिकल कंपनीज थे और हैजर्डस वेस्ट रिलीज कर रहे थे, आसपास के गांव के जमीनों को पोल्यूट कर रहे थे। तो एक एनजीओ ने रीट फाइल कर दिया कोर्ट में। इस केस में कोर्ट ने कहा कि एक बार अगर एक एक्टिविटी चल रही है जो हैजर्डस है और इनहेरेंटली डेंजरस है, तब जो उस चीज को कर रहा है उसी को उसको सुधारना होगा, भले उसने अपना काम करते समय कितना भी प्रिकॉशन क्यों ना लिया हो। कोर्ट ने इस रूल को एक्टिविटी के नेचर के ऊपर बेस किया और कहा कि एक्टिविटी के अनुसार ये प्रिंसिपल लागू होगा। इस प्रिंसिपल को लेकर आगे भी बहुत सारे केसेस हुए और रीसेंट केस में कोर्ट ने कहा कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस है उन पर ज्यादा एनवायरमेंटल पेनल्टीज लागू होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पेनल्टीज ऐसी होनी चाहिए जो डेटरेंट हो, यानी उनको पोल्यूशन करने से रोके, स्पेशली उन बड़े कंपनीज के लिए जिनके लिए फाइन दे देना ना बड़ा आसान होता है। नेक्स्ट, कोर्ट ने कहा कि पेनल्टीज का अमाउंट इतना होना चाहिए जो वायलेटर्स के फिनेंशियल कैपेसिटी के साथ में प्रोपोर्शनेट हो, क्योंकि अगर फाइन सभी के लिए बराबर होगा तो लार्ज कॉर्पोरेशंस को रोकना असंभव है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनवायरमेंटल हार्म को ठीक करने का कॉस्ट इतना होना चाहिए जिसमें रेमेडी हो जाए। और साथ में कोर्ट ने आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ को लेकर डील करता है उसके साथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लिंक किया और कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लॉ एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।